नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। 2024 लोकसभा से पहले अब भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने रणनीतियों में बदलाव करती नजर आ रही है और इसी रणनीति का एक हिस्सा रहा कि बीते दिनों जो संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई और संसदीय बोर्ड के मेंबरों में कहीं ना कहीं कई नए चेहरों को शामिल किया गया और कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसमें एक मुख्य चेहरा जो था वो नितिन गडकरी का था। आप जानते हैं कि नितिन गडकरी जितने समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी के विस्तार के लिए कई दशकों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से उनको अलग कर देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति को दर्शा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो किसी भी तरीके की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसी खास मुद्दे पर आज विस्तार से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की असल रणनीति क्या है नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर करने के पीछे। मेरे साथ मौजूद हैं मेघा जी। इनसे मैं सवाल लूँगा और जानने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से कि नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं, फिर भी ऐसी क्या मजबूरी रही कि उनको संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो अभी से तमाम रणनीति बनाई जा रही है उसके तहत ये फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए 2024 के लिए तैयारियां तो शुरू हो चुकी है और ये आज से नहीं, कई पिछले साल से ही आप देख लीजिए यहाँ पर 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है बीजेपी के लिए। और बीजेपी अब हर वो फैसले ले रही है, हर राज्य के अकॉर्डिंग वो फैसले ले रही है यहाँ पर कि जिसका फायदा 2024 में दिखे। और बिहार में अभी जो कुछ भी हुआ उसका असर देखने को मिला है बीजेपी पर खास तौर पर। और बीजेपी वो गणित बैठाने की कोशिश कर रही है कि 2024 में जब बहुमत का आंकड़ा पार करना पड़े तो उस वक्त किस राज्य से कितना फायदा हो। ऐसे में देखिए संसदीय जो यहाँ पर मीटिंग की गई थी उसमें भी कई सारे अहम फैसले लिए गए थे। और यहाँ पर जिस तरह से समिति से कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, यही सोचकर दिखाया गया कि कहीं अगर नए लोगों को इसमें शामिल किया जाए तो अभी जो बीजेपी की परिस्थिति है कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, तो वो लोग शायद नई अच्छी सोच लेकर आए, एक नया रास्ता लेकर आए ताकि बीजेपी को 2024 के लिए जो है, जो आने वाली सामने जो मुश्किल खड़ी है उसे कैसे पार किया जाए इसमें मदद करे। तो अभी एक नए सिरे से बीजेपी शुरुआत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अभी बीजेपी के कई सारे नीतियों पर सवाल उठ चुके हैं। जनता कहीं ना कहीं नाराज है बीजेपी से और बीजेपी को यह बात पता है कि अभी जो है अहम फैसले लेने की जरूरत है और बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को बदलाव चाहिए था और 2024 के लिए एक नई दिशा चाहिए थी। इस वजह से इस तरह का फेरबदल आज किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि रणनीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव जो है वक्त के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जो नए चेहरों को शामिल किया गया उसमें मुख्य तौर से नाम जो है देवेंद्र फडणवीस का है। अब सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से बगावत के बाद जो महाराष्ट्र में उनकी सरकार का गठन हुआ है उसके बाद उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया। उससे कहीं ना कहीं आहत हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन फिर भी उनको संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाना, इससे आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के उस नाराजगी का एक हल तलाशने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? जी देखिए, बिल्कुल ये मन बहलाने वाली बात हो जाती है कि चलिए आपको सीएम कुर्सी नहीं मिला तो आपको यहाँ पर हम आपको जगह दे देते हैं, आपको सेंट्रल में थोड़ी आपकी भूमिका बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, सभी को पता है कि महाराष्ट्र में कितने दिग्गज नेता है देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पर महाराष्ट्र में जब सरकार भी बन रही थी उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो नाराज है क्योंकि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था और उस वक्त भी वो डिप्टी सीएम बनने को भी तैयार नहीं थे। तो शायद यही शर्त थी वहां पर बीजेपी ने रखी होगी जिस वजह से उस वक्त जो है देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद के लिए शपथ ले लिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर डिप्टी सीएम के लिए शपथ ले लिया। और उसके बाद आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि संसदीय कमेटी में उन्हें जो जगह मिली है कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का ओहदा बहुत बड़ा है और बीजेपी उस देवेंद्र फडणवीस को खो न दे, इस वजह से वो जो कॉम्पनसेट करने की बात आती है ना, तो वो किया जा रहा है कि आप चलिए वहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, डिप्टी सीएम का पद जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर केंद्र में आपकी भूमिका हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरह की राजनीति देखने की कोशिश की गई है, करने की कोशिश की गई ताकि इसमें खुश किया जाए देवेंद्र फडणवीस को एक और ओहदा देकर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये तमाम कयास आ रही जो लगातार की जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को अगर महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया तो फिर उन्हें केंद्र की राजनीति में कोई अहम भूमिका जो है वो दी जा सकती है और इस पर मुहर लगता नज़र आ रहा है जब उनको संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। हालांकि इस तरीके की बात जो है वो बिल्कुल भी एक तरीके से कहीं जहन में नहीं थी लोगों की कि नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन
जब ये फैसला ले लिया गया तब उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने इसको स्वीकार किया। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन पुराने चेहरों को अपनी पार्टी से एक तरीके से दरकिनार करती नजर आ रही है और नए चेहरों को मौका देने की जो कोशिश है उनके द्वारा लगातार जारी है। और उन कोशिशों में सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी ऐसी छोटी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है जिससे उनको एक भी मात्र सीट का नुकसान जो है वो हो जाए। और इसी रणनीति के तहत नितिन गडकरी को भी संसदीय बोर्ड में अब जगह नहीं दी गई है। लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें तो अभी जो दिल्ली की राजनीति में तमाम चीज़ें चल रही है, मनीष सिसोदिया को लेकर के जो सीबीआई छापेमारी कर रही है उसको लेकर के अब केजरीवाल जो है लगातार हमलावर हो गए हैं केंद्र सरकार पर। उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के सभी नेताओं पर दबाव बनाने का जो एक प्रयास है वो किया जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज देखा जा रहा है कि सीबीआई की छापेमारी हुई लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है। आज सिर्फ विपक्षों पर ये सीबीआई की और ईडी की छापेमारी क्यों हो रही है? ये मैं नहीं कहूंगी कि ईडी और सीबीआई जो है वो गलत कर रही है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हो रही है ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि आज ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी के सभी नेता ईमानदार है। कई सारे ऐसे केसेस निकलकर सामने आए जहां पर बीजेपी के नेताओं का घोटाले में नाम सामने आया, लेकिन उस केस को बड़े ही चालाकी से सीबीआई ने दबा दिया, ईडी ने दबा दिया। तो आज अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात चुनाव को देखकर कहीं ना कहीं ये एक्शन लिया गया, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी अब पंजाब के बाद विस्तार करना चाहती है। गुजरात में जिस तरह से बीजेपी को चुनौती दे रहे थे केजरीवाल, आज जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी मनीष सिसोदिया के घर पर हुई है, उन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तार जोड़े जा रहे हैं दोनों को। और इस वजह से आज देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता आज खड़े हैं मनीष सिसोदिया के साथ। खुद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना समर्थन मनीष सिसोदिया को दिखाया है, ईमानदार नेता बताया। तो कहीं ना कहीं ये जो बदले की राजनीति है वो कर रही है बीजेपी, और यही आरोप जो है आम आदमी पार्टी का भी है कि आज जो है तमाम सरकारी जो जांच एजेंसी है उसका इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। और ये भी एक रणनीति है 2024 को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2024 की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा है कि केजरीवाल भी टक्कर दे सकते हैं पीएम मोदी के चेहरे यहाँ पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो अब विपक्ष की तरफ से केजरीवाल पीएम मोदी के सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए, ताकि 2024 तक कोई ऐसा विपक्ष टिके ना मजबूती से जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार ये रणनीति और ये तमाम आरोप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसका जो एक तरीके से प्रतिक्रिया अगर कहें हम उसको, तो ऐसा ना हो कि सारे विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाए और पीएम मोदी के खिलाफ जो एक तरीके से रणनीतिबद्ध तरीके से जो है 2024 लोकसभा चुनाव में एक चेहरे का ऐलान कर दें। हालांकि अब रणनीति के तहत अगर काम करने की बात कही जाए तो विपक्ष में काफ़ी फूट नज़र आ रहे हैं और उसको लेकर के अभी भी किसी एक चेहरे पर सहमति बनती नहीं नज़र आ रही है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।